हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का करंट अफेयर। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि हम एक एक सेगमेंट लेंगे और 1 जनवरी से लेके 1 जून तक जो है हम इसमें कवर कर रहे हैं। बाकी उसके बाद का जो करंट अफेयर है वो बाद में जो है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद का करंट अफेयर कवर नहीं कराया जाएगा, वो भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हमने इसमें डिस्कस करना है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, यानी आपकी जो रिपोर्ट्स हैं और जो सूचियां हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें जो है रिपोर्ट्स में अलग अलग जो है चीज़ें जो है बताई जाती हैं, जैसे इंडिया का रैंक कितना है, ठीक है, किस कंट्री का रैंक सबसे ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात करेंगे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में, यानी CGWB। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड क्या होता है? एक्चुअली जो पूरे देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर जितना भी आपका ग्राउंड वाटर यानी जो भूमि का जल है, जिसको हम भूजल कहते हैं, उसका संरक्षण करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और उसका सर्वेलेंस करना, ये सारा काम CGWB का होता है और उस पर अपनी इसकी एक स्टडी होती है। ठीक है, तो अभी जो है ये रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट कह रही है कि पूरे भारत में क्या किया कि इन्होंने अलग अलग रीजन से जो ग्राउंड वाटर है उसके सैंपल्स लिए, उन सैंपल को टेस्टिंग किया गया। तो टेस्टिंग करने के बाद इन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं यहाँ पे पूरे भारत में का हम टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल की बात करते हैं। सपोज दैट इन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया से जो है इन्होंने 100 सैंपल्स लिए। ठीक है, तो 100 में से CGWB का कहना है कि नियर अबाउट 1 सेकेंड आपके 13 और जो है 215 यानी 13 से 15 जो सैंपल्स हैं, ठीक है, वो यूरेनियम से अफेक्टेड मिले। यहाँ पे ये बात इसमें बताई गई है। ठीक, तो यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम जो होता है, अगर वो किसी तरह से वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, यानी जल में घुल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि बहुत ही घातक बीमारियों को जन्म देता है, जो दे भी रहा है। अगर हम बात करें तो उसके पीछे के अगर हम रीजन्स की बात करें, तो जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम ऐसा नहीं है कि इसके जो है अगर हम देखें तो नेचुरल रीजन्स भी होते हैं एक तरह, जिनको हम जियोनिक रीजन्स कहा जाता है। तो जो भौगोलिक कारण हैं यूरेनियम के, तो भौगोलिक कारण ये होते हैं, कई बार क्या होता है कि नदियां जो होती हैं, आपकी नदियां जिन पत्थरों से पानी लेकर आते हैं या पर्वतों से जो है पानी कलेक्ट हो रहा है, नदियों के माध्यम से जा रहा है, या कहीं से भी वाटर का सोर्स है आपका, और वो फिर जो है धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जाता है या कहीं वाटर बॉडीज में जाता है या बड़े जलाशयों में जाता है, तो वो क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं यूरेनियम मिक्स होकर चला जाता है। ये एक तरीके से नेचुरल आप रीजन मान सकते हैं इसका। दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटी से भी होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी में क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा यूज तो हो रहा है कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा होती है, और जो क्रॉप्स है आपकी, क्रॉप्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए फार्मर्स करते क्या है कि जो है वो मैसिव लेवल पर यूज़ करते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का, जिसमें यूरिया आता है आपका, और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, इससे भी यूरेनियम जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ताज्जुब की बात तब होती है जब नाइट्रेट के साथ में केमिकल मिलाकर, यानी पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जब हम फसलों पे डालते हैं तो वो यूरेनियम जो होता है वो धीरे धीरे जो है आपकी जो ऊपरी हिस्सा होता है भूमि का, लैंड का, वो रिसकर जो है आपके ग्राउंड वाटर में चला जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है इसका, नेक्स्ट रीजन ये है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का यूज ज़्यादा करना पड़ रहा है। किया जा रहा है वो तो बात अलग है, लेकिन करना पड़ रहा है। उसके पीछे की रीजन ये है कि फसलों को जो है हाई प्रोडक्शन के लिए, या जो है फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। और अगर देखा जाए तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्मर्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को जो है अपलिफ्ट किया जाता है। उससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि लास्ट तक देखेंगे अगर हम उसमें, तो जो टेबल है उस पर्टिकुलर रीजन का, जो वाटर टेबल है, ठीक है, तो वो वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है। अब वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है तो ऊपर वाला जो हिस्सा बचता है, ठीक है, वो एयर के संपर्क में आ जाता है।
हवा के संपर्क में आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस जो यूरेनियम है, ठीक है, तो यूरेनियम बनने लगता है और वो धीरे धीरे जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिससे पीने से या फसलों को देने से किसी कहीं ना कहीं जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान तो करता ही है। तो इसको लेकर जो है CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ये चीज़ें देखी कि कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, जब उन्होंने पाया कि 13 से 15% जो है सैंपल भारत में क्या पाए गए, वो आपके जो है यूरेनियम से अफेक्टेड देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये इसमें बात आई है। तो यहीं पर अगर हम बात करें द रिपोर्ट्स इश्यूड बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, यानी ये तो जानते ही हैं कि ये CGWB ने रिपोर्ट जारी की है। अब CGW के बारे में मैंने बताया कि CGWB जो होता है इसका मेनली ग्राउंड वाटर के ऊपर ही जो है वो अपनी स्टडी होती है, उसको मॉनिटर करता है और उसका जो है सर्वेक्षण भी ये टाइम टू टाइम करता रहता है। ध्यान रहे CGWB इज द पार्ट ऑफ जल शक्ति मंत्रालय या जल शक्ति मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। भारत का एक अलग से मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, उसका ही जो है ये एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हैं जो वो काम करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये CGWD ने क्या किया, तो CGWB जो है आपका ये भारत भर में जो है वो इसकी क्वालिटी और जो है इवैल्यूएशन तो करता ही है, ये तो मैंने बताया ही आपको। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया अगर देखने को मिला है तो CGWB ने बताया है कि वो दिल्ली एंड दिल्ली NCR, यानी दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ का जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे जो है चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली। उसके पीछे के जो रीजन्स बताए हैं CGWB ने वो यही बताए हैं कि यहाँ पे जो यूरेनियम से जो जल प्रदूषण हो रहा है उसके पीछे जो है रीजन जो है वो केमिकल्स फैक्ट्रीज तो हैं ही, फैक्ट्री से केमिकल जाता है, लेकिन उसके पीछे दिल्ली के आसपास के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैश क्रॉप्स ज़्यादा करते हैं। ठीक है, या ऐसी फसलों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन करे और जल्दी से जल्दी जो है बड़ा मुनाफा दे। तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से भी जो है यूरेनियम जो है ये ग्राउंड वाटर प्रभावित है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग इज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है नीति आयोग। पहले जो है प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और प्लानिंग कमीशन की जगह अभी नीति आयोग आया है। नीति आयोग के एक जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग का होता है जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO कहा जाता है। तो वर्तमान में जो CEO हैं वो इसके BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो ये जो BVR सुब्रमण्यम है, 1 सेकेंड, इनकी अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, ठीक है, तो इन्होंने जो है एक रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है, जिसका इन्होंने टाइटल दिया है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, यानी जो भारत की कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसको कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। इन्होंने इस पे जो है न्यू दिल्ली में 11 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट ये प्रकाशित की थी। ठीक है, तो इसमें है क्या एक्चुअली, है ये कि इनका मानना है अगर हमें हमारा जो विजन है, विजन @ 2047, जिसका मतलब होता है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, ये विजन है भारत सरकार का, सभी का, हमारा, आपका। तो उस पे जो है भारत सरकार भी काम कर रही है और जो है सभी काम कर रहे हैं, देशवासी, देश के सभी नागरिक जो हैं वो काम कर रहे हैं विजन 2047 पे। तो इसमें इन्होंने कहा है कि अगर हमें जो है विकसित भारत 2047 को अगर अचीव करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम जी जो हैं उनका कहना है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखें, सबसे पहले हम बात इसमें मानते हैं कि जो इंडियाज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है क्या एक्चुअली। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट बॉन्ड को जान लेते हैं, मार्केट आप अपने आप ही समझ जाएंगे। देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जब भी कोई भी जो है कंपनी, इंस्टीट्यूशन या कोई भी उद्यम जिसको हम कहते हैं, उसके लिए अगर जो है ऋण सुविधा की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, वो बैंक के पास जाता है। बैंक उसको कुछ शर्तों के पास साथ क्या दे देता है, लोन दे देता है। जब वो उद्यम जो है थोड़ा अप हो जाता है तो फिर उद्यम आगे बढ़ने के लिए एक नया जो है दूसरा रास्ता होता है जिसको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। तो वो एक अपनी तरफ से एक बॉन्ड जारी करता है। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन,
यानी दोनों पार्टी का बंधन, तो वो आम नागरिकों को क्या करता है कि एक प्रशस्ति पत्र कहें या एक जो है ऐसा पत्र, एक लेटर उसके दिया गया वादा देकर जो है उनसे धन जुटाता है, और धन के बदले जो है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट वगैरह या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा मनी देता है, जो एवरी मंथ में देता है या कैसे भी करके जो है, वो तो टाइम टेबल होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए जो कॉरपोरेट मार्केट में इसको कूपन रेट कहा जाता है, यानी एक मूल राशि लेकर एक कूपन रेट जो है वो दिया जाता है। तो ये जो कूपन रेट होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जब तक मैच्योरिटी नहीं होती आपके और जो कॉरपोरेट के साथ में या किसी कंपनी के साथ में जो बॉन्ड हुआ है, जैसे 3 साल 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये अलग अलग जो है टाइमिंग होते हैं। सपोज दैट आपने जो है कोई बॉन्ड खरीदा है, कोई ऋण पत्र खरीदा है, तो उसके बदले आपने जो एक मूल पैसा दिया है, उसके बदले एक टाइम तक जो है आप उसमें एक राशि आपको मिलती रहेगी। बाद में क्या होता है कि जब मैच्योरिटी हो जाती है तो मूल राशि आपको कंपनी वापस कर देती है। इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं, और इसकी जो मार्केट है भारत में वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कहा जाता है। भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है वो अन्य विकसित देशों के अन्य विकसित जो राष्ट्र हैं उनकी अपेक्षा बहुत कमजोर है, वीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए जो है जो नीति आयोग के सीईओ हैं, इन्होंने कहा है कि हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती हैं। जैसे कि आप जानते हैं अब होता क्या है कि ये कैसे देते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड के नाम पे देते हैं, आपने एक एसआईपी सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे भी दे देते हैं कि आपको एक बार पैसा नहीं देना, आप धीरे धीरे भी दे सकते हैं। तो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं इनके। तो ये इन्होंने कहा है कि ये जो है एक तरीके से अगर हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट स्ट्रेंथन होता है तो एक जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड कराएगा हमारी मार्केट के लिए। और साथ ही इन्होंने कहा है कि हमें जो है इसके लिए सबसे पहले करना क्या है कि हमें देखना है, हमें इसमें जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है, ठीक है, यानी इसमें जो संरचनात्मक कमजोरियां हैं उनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल वीकनेस है, इसीलिए जो है ये भारत देश में कमजोर है आपका। अगर इसमें स्ट्रक्चरल वीकनेस ना होती तो ये जो है इतना कमजोर नहीं होता। और भी बहुत सारे रीजन है। अगर आप विकसित राष्ट्रों में जाएंगे तो विकसित राष्ट्रों में जो बिलीफ है, एक बिलीफ होता है ना, फेथ नहीं, फेथ अलग चीज है, एक विश्वास होता है। ठीक है, तो मार्केट में जो विश्वास होता है, जैसे गाँव में कहीं की जो है गांव वगैरह में कहते हैं कि हाथ साफ होना, लेन देन साफ होना, तो ये चीज़ें अगर देखी जाए ना भारत में ये बहुत कमज़ोर है, वीकनेस आती है। बहुत सारे ऐसे जो हैं यहाँ पे स्कैंडल्स हुए हैं कि जैसे कि नीरव मोदी का यहाँ से जाना, और कई बार जो है कई उद्योगपतियों का जो है यहाँ से पैसे इकट्ठा करके भाग जाना, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक फेथ को एक वीकनेस है, यानी बिलीफ जो है वो कहीं ना कहीं कम है। तो ये चीज़ें यहाँ पे विकसित नहीं हुई हैं, और जब तक ये चीज़ें विकसित नहीं होगी तो आम पब्लिक भी जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदने का साहस कम करेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें एट द रेट 2047 पर जाना है तो हमें क्या है कि हमें इसकी स्ट्रक्चरल जो वीकनेस हैं वो भी ठीक करनी पड़ेगी, ऐसा सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी जो है उन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए अब उन्होंने इसमें रिकमेंड क्या क्या किया है, क्योंकि स्ट्रक्चरल वीकनेस तो है, संरचनात्मक कमजोरी तो है, अब उसको कंप्लीट कैसे किया, उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने बताया कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। जैसे बैंकिंग के लिए या बीमा कंपनियों के लिए लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। सपोज दैट आपको अगर कोई बीमा कंपनी खोलनी है, इंश्योरेंस, तो आपके पास क्या है, आपको जो है रजिस्टर्ड होना पड़ेगा IRDA एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही इसमें जो है देखा जाए कोई ठीक ठाक ऐसा कोई जो है स्टैच्यूटरी बॉडी हमारे पास है ही नहीं, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक ठाक है नहीं। वैसे रेगुलेशंस होता है इनका, ये सेबी के अंडर कवर होते हैं, सेबी जो है इनको मॉनिटर भी करता है, लेकिन इन्होंने कहा कि उसमें भी हमें रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें कोई लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा इसके लिए। दूसरा, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, यानी बाजार जो मूल अवधारणा है वो हमारे पास है ही नहीं। बॉन्ड इश्यूएंस बाय मिड साइज कंपनीज, ये भी नहीं है। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशंस, यानी जो इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम और आप जो खरीदेंगे तो हम क्या हैं, हम इन्वेस्टर पार्टिसिपेटर्स हैं। तो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशंस जैसे इंश्योरेंस, पेंशन, पेंशन, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो ये इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है। तो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशंस किसी ना किसी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने के प्रयास करने पड़ेंगे। साथ ही प्रोडक्ट ऑफरिंग नहीं है,
कम है, प्रोडक्ट ऑफरिंग भी है बहुत सारी, जैसे क्रेडिट एनहेंसमेंट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स, ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए। और उसी के साथ लिक्विडिटी एनहेंसमेंट पर भी जो है इसमें अपने रिपोर्ट में बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने जो है रिकमेंड किया है। साथ ही डिजिटल इनोवेशन की उन्होंने बात की है, जैसे कि टोकनाइज्ड बॉन्ड होता है आपका, एंड इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम, ये सारी चीजें इसमें बात की है आपकी, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टैनफोर्ड एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर आपको जानकर जो है बड़ा ही हर्ष होगा, कि हर्ष क्या होगा आपको जानकर, ये भी जानकारी होगी कि पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो भारत शायद इतना पीछे नहीं है। भारत जो है, जो अग्रणी राष्ट्र होते हैं उनके हमेशा जो है वो आगे ही रहता है। जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी में जो है भारत जो है अच्छा काम करता है, स्टार्टिंग से अपनी पकड़ बनाई है आईटी में। ऐसे ही एआई में भी भारत जो है धीरे धीरे पकड़ बना रहा है। तो स्टैनफोर्ड एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत, अमेरिका, चाइना और जो है अमेरिका चाइना के बाद विश्व में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एआई वाइब्रेंट कंट्री है। एआई वाइब्रेंसी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जो है एक इंस्टीट्यूशन है HCAI, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूशंस जो है ये रिपोर्ट जो है वो जारी करता है, इश्यू करता है। उसने ही इस रिपोर्ट में बताया कि जो है भारत जो है अमेरिका चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो है वो एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग कंट्री है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद की फाइंडिंग्स की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग, इंडिया नाउ रैंक द थर्ड इन एआई वाइब्रेंसी आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसके जो ड्राइवर्स हैं प्रोग्रेस के वो क्या हैं, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेटेंट्स एंड रिसर्च पेपर, तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है ये चीजें बनाई जाती हैं। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ एआई टैलेंट एंड एजुकेशन, तो ये चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि भारत तीसरा जो है सबसे बड़ा एआई वाइब्रेंट कंट्री माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो मीजर्स लिए गए हैं, ठीक है, यानी जो इसके फ्रेमवर्क के जो मीजर्स हैं उसकी अगर हम बात करें, ये आपके लिए जो है जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं तो उसमें मीजर्स वगैरह जो है आपको प्रिपेयर होने चाहिए, उसमें जो है ये आपके काम आते हैं, ठीक है। तो मीजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है एआई का, ठीक है, वो इसमें पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 1 सेकेंड, ओके उसके बाद रेस्पॉन्सिबल एआई आता है, फिर इकोनॉमी आता है, टैलेंट आता है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस आता है, पब्लिक ओपिनियन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो है 7 मीजर्स हैं आपके एआई के, और ये आपको वैसे भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जब मीन्स एग्जामिनेशन आप लिखते हैं तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से काम आते हैं आपके, ठीक है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2015, यानी ये जो होती है आपकी, ये पासपोर्ट के बारे में बताती है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना मजबूत है, किस कंट्री का पासपोर्ट कितना कमजोर है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसकी जो की फाइंडिंग्स है, तो की फाइंडिंग्स में जो है सबसे अच्छा जो स्कोर रहा है कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम कहते हैं, उसका रहा है। लगातार 7वें वर्ष जो है ये पूरी दुनिया में फर्स्ट पोजीशन में है। सबसे ज्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट अगर किसी कंट्री का है तो वो यूएई का माना जाता है। तो यूएई क्या है, लगातार जो है वो 7वें वर्ष जो है वो शीर्ष स्थान पर बरकरार है। ये इंडेक्स जो है आपकी वर्ष 2025 की है, जो दिसंबर 2025 में थोड़ा लेट जारी हुई थी। उसके बाद 2026 की इंडेक्स भी जो है आपकी आ चुकी है। हम दोनों को साथ साथ यहाँ पे लेके चलते हैं। चलिए प्लस 2026 भी ऐड कर लेते हैं। आप इसको जो है क्या करिएगा, नोट करते रहिएगा। 1 सेकेंड, चलिए इसको भी आप इसमें 2026 का और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें कि 2026 में भी यूएई लगातार टॉप पर है, जी हाँ,
वर्ष 2026 में भी यूएई लगातार एज इट इज टॉप पे है। बस फर्क इतना है, इसमें हम कह रहे हैं कि लगातार 7वीं बार जो है 2025 में टॉप पे है, 26 में लगातार 8वीं बार 2025-26 में टॉप पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसकी मोबिलिटी स्कोर की, तो मोबिलिटी जो स्कोर है वो हम बात करें, मोबिलिटी स्कोर क्या होता है? मोबिलिटी स्कोर होता है एक तरीके से जो गत्यात्मक स्कोर, एक तरीके से कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी गति कर सकता है उसका पासपोर्ट, कहाँ कहाँ किस किस देश में जा सकता है, कहीं प्रतिबंधित तो नहीं है। तो अगर हम मोबिलिटी स्कोर की अगर हम बात करें पासपोर्ट की, वो 179 है अकॉर्डिंग टू द 2025 reports, and then according to 2026 report its number is 182। कितना? सेकेंड, अरे भैया ये नंबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कितना? 182, यानी 182वां स्थान है 2026 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो वीजा मुक्त देश कितने हैं आपके, यानी वीजा फ्री कंट्रीज की अगर हम बात करें, कितने वीजा फ्री कंट्रीज का एक्सेस इनके पास है, तो वो है आपका 126 देशों में वीजा फ्री है। वर्ष 2026 में भी ये आपका कितना है? 126 है। 1 सेकेंड, हाँ, तो ये 126 ही है। वहीं इसकी अगर हम बात करें तो ये 45 देशों में वीजा ऑन अराइवल है। अब हम यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल बता देता हूँ आपको क्या होता है। वीजा ऑन अराइवल ऐसे होता है, सपोज दैट मुझे मैं एज ए इंडियन नेशनल, एज ए इंडियन सिटीजन मुझे अमेरिका जाना है। तो अमेरिका जाने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे अमेरिका का वीज़ा बनवाना पड़ेगा, और वीज़ा बनवाने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उस कंट्री की एम्बेसी में जाऊंगा मैं, जो कि भारत में ही है, ऐसा नहीं कि मुझे अमेरिका ही जाना पड़ेगा उसके लिए। और वहाँ मैं बात करूँगा कि मैं एक जो है शिक्षक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और मैं आपकी एक यूनिवर्सिटी में टीचर एज ए टीचर वर्क करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है वो देखेंगे कि भाई हाँ टीचर है किस चीज़ का, क्या पढ़ा सकता है, तो इसको ऐसे समझेंगे। तो उसके बाद जो है मुझे ऑलरेडी वीज़ा के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपको जो है एक्स दिन के लिए ये वाई प्रकार का जो सर्टिफिकेट है ये दे दिया जाता है, इसको लेकर आप जा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही वीज़ा मिलेगा तो मैं टिकट कराऊंगा, टिकट बुक करके चला जाऊँगा। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया होती है आपकी वीज़ा की। वीज़ा ऑन अराइवल होता है कि आपको किसी एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ कंट्रीज को ये सर्विसेज किसी दूसरे कंट्रीज द्वारा दी जाती है कि भाई जैसे यूएई है, और यूएई की किसी नागरिक को सपोज दैट अमेरिका ही जाना है, अब उसको वो प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी जो मैंने अपनाई है। उसको प्रोसेस कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्या करेगा कि वो सीधे जो है टिकट बुक कराएगा, और टिकट बुक करा के वो क्या करेगा कि जाके वहाँ पे जो है वीज़ा ऑन अराइवल लेकर वहीं पे रह सकता है। अगर वीज़ा ऑन अराइवल, ये सुविधा जो है वीज़ा ऑन अराइवल कहलाती है कि आप जो है आकर भी वीज़ा ले सकते हैं, और दूसरी दशा में जो है आपको वहाँ जाने से पहले ही आपके पास वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन एक्सेस। ठीक है, ये 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो 8 कंट्रीज को दिया हुआ, 8 कंट्रीज का जो है यूएई को जो है वो ईटीए था। ये अब बढ़कर कितना हो गया है आपका, ये अब बढ़कर हो गया है 10। कितना हो गया है? 10 हो gया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में। चलिए, ये तो लगातार है ही आपका टॉप पे। अब हम अपने कंट्री की भी बात कर लेते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कहाँ है इसमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की अगर हम बात करें, ये जो डेटा है इसमें, ये है आपका कौन सा, ये है आपका ईयर 2025 का। ठीक है, लेकिन मैंने बताया है कि 26 वाला भी आ चुका है, तो 26 का भी है आपका। तो 2026 की अगर हम बात करें तो ये 2025 और 26 में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हर चीज एक्यूरेट एज इट इज है, यानी कोई परिवर्तन नहीं है। मोबिलिटी स्कोर 74 है तो 74 है। ग्लोबल रैंक कितनी है इसकी, मतलब कि 67th है। ठीक है, और जो है 74 डेस्टिनेशंस कंट्रीज को जो है ये एक्सेस कर सकता है, यानी 74 देशों में अपना वीज़ा लेकर आप एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसको मोबिलिटी स्कोर कहते हैं एक तरीके से। 74 देश में आप जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वीजा फ्री आप जा सकते हैं, वीजा लेकर जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं इलोन मस्क साहब की, जो है इलोन मस्क जो है और जानते ही हैं बड़े नामी ग्रामी जो है खानदानी हस्ती मानी जाती है दुनिया की। तो इलोन मस्क क्या है, इलोन मस्क पे जो है अभी हाल में देखा जाए तो इन्होंने 600 बिलियन डॉलर की संपत्ति जो है इनकी वो क्रॉस हो चुकी है। एक्यूरेट अगर बताऊं तो 634 बिलियन डॉलर यानी 634 अरब डॉलर की संपत्ति इनकी अभी हो चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में इलोन मस्क आते हैं आपके। ठीक है, वहीं इनकी अगर हम बात करें जो इलोन मस्क हैं, इनको सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है स्पेसएक्स जो प्रोग्राम है इनका, आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, न्यूज में और करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, उससे इनको जो है ज्यादा वेल्थ मिली है, उससे एकदम से जो है ये बहुत ज्यादा ऊपर इनकी संपत्ति बढ़ चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 168 डॉलर जो है यानी 168 अरब डॉलर जो है केवल स्पेस एक्स की वजह से जो है इनको इनके एडिशन हुए हैं किसमें, इनकी संपत्ति में। वहीं अगर हम देखें जो है जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और जो आपके जो है जेनसन हुआंग जो है, इन तीनों की संपत्ति अगर इकट्ठी भी कर लें उससे भी ज्यादा इन अकेले की संपत्ति है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए तो ये एक न्यूज है, बस ऐसी एज ए न्यूज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ब्लूमबर्ग की। ठीक है, ब्लूमबर्ग जो है एक रिपोर्ट जारी करता है, इसमें वर्ल्ड रिचेस्ट जो फैमिलीज हैं आपकी, यानी दुनिया की जो सबसे धनी परिवार हैं, ठीक है, उनकी ये लिस्ट बनाता है ब्लूमबर्ग एवरी ईयर। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो जो फैमिलीज हैं, सबसे पहले फैमिलीज आती है वॉलमार्ट फैमिली। वॉलमार्ट फैमिली जो है वो दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली है। देखिए कुछ रिपोर्ट बनती हैं आपकी केवल एक व्यक्ति की भाई संपत्ति कितनी है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैमिली बिजनेस भी होते हैं। पूरी फैमिली क्या होती है, वो एक ही बिजनेस में होती है। ये पहले से स्टार्टिंग से चला आ रहा है। और जो पुरानी फैमिलीज होती, क्योंकि पहले बिजनेस ही फैमिलीज के होते थे, फिर बाद में जो है बिजनेस इंडिविजुअल व्यक्ति के हुए, और फिर 2015 के बाद तो देखे भारत में क्या है कि एक जो है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम्स चले, तो उसमें जो है युवाओं को, नए जो युवा उद्यमी हैं उनको प्रोवोक किया गया, मोटिवेट किया गया। तो उनको जब मोटिवेट किया गया तो जो है इसमें जो है पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे, उसमें भी हम आगे बात करेंगे, तो बहुत सारे नए नए युवा उद्यमी हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की, चाहे उसमें पेटीएम हो या आपका जो है क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट हो, ब्लिंकिट हो। ठीक है, तो ये क्या है, नए यूथ जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी देन है। लेकिन जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है और आदिकाल से जो है पारिवारिक बिजनेस का सिद्धांत चला रहा है, प्राचीन काल से तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है वॉलमार्ट फैमिली, रिचेस्ट फैमिली ग्लोबली मानी जाती है। इनकी जो नेटवर्थ है आपकी वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 513.4 बिलियन डॉलर है, यानी 513 कितनी है, 4 अरब डॉलर है। तो ये पहली फैमिली है। ओके, उसके बाद आती है आपकी अल नहयान फैमिली, अबू धाबी की है। ठीक है, तो सॉरी ये पहली वाल्टन फैमिली है, मैं वॉलमार्ट फैमिली, वॉलमार्ट की जो है वाल्टन फैमिली है, और अबू धाबी की जो है आपकी वो अल नहयान फैमिली है। तो अल नहयान फैमिली की अगर हम बात करें तो इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो 335.9 अरब डॉलर का है, यानी 335.9 बिलियन डॉलर का। फिर उसके बाद अल सऊद फैमिली आती है सऊदी अरेबिया की। ठीक है, एस्टिमेटेड नेटवर्थ अगर इनकी भी देखी जाए तो आपकी ये 213.6 बिलियन डॉलर यानी 213.6 अरब डॉलर इनकी बताई गई है। अब इसमें कहेंगे कि आप सर कि हमारे इंडिया का भी कोई है, हाँ जी है, इसमें जो है अंबानी फैमिली आती है। अंबानी फैमिली का मतलब है कि उसमें सारी अंबानी फैमिली आ जाती है और उनका जो रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड वो 8वां है, नोट कर लें आप। ठीक है, यानी वो 8वें स्थान पे हैं इसमें। अब इसके बाद देखें हम, इसके बाद आता है हमारा हुरुन इंडिया 2025 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योरशिप लिस्ट। ये वही है जो अभी मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने कि वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक सिस्टम, एक व्यवस्था चलाई थी जिसका नाम रखा था स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और उसमें नए युवा उद्यमी को उन्होंने जो है वो आह्वान किया कि आप आएँ और जो है स्टार्ट करें। हालांकि कुछ युवा उद्यमी जो हैं वो पहले से ही लगे हुए थे, लेकिन जब ये चीज़ें आई तो युवा उद्यमियों ने भी थोड़ा अपना
रास्ता अपनाया और बहुत सारे जो है नए नए युवा उद्यमी आए। उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं दीपेंद्र गोयल। ठीक है, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो लिस्ट है उसमें दीपेंद्र गोयल जो है वो फर्स्ट स्थान पे आते हैं। दीपेंद्र गोयल की अगर हम बात करें तो ये जो है एटर्नल नाम की इनकी कंपनी है। इन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था, इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम रखा था जोमेटो। जोमेटो का जो मेन वर्क था फूड की डिलीवरी करना। रात में स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, टीचर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जो डेली की दिनचर्या होती है, अपनी जो दिनचर्या में है वो खाना खाने का ही उनके पास बस टाइम होता है, बनाने का नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों को जो है वो आसान करने के लिए, इजी करने के लिए दीपेंद्र गोयल साहब ने जो है वो जोमेटो नाम की एक कंपनी स्टार्ट की थी। फिर कंपनी का जो है विस्तार हुआ तो कंपनी का जो प्रोडक्शन का जो एरिया है वो थोड़ा वाइड होता चला गया। तो इन्होंने कंपनी का नाम चेंज किया, नाम रखा एटर्नल कंपनी। अब एटर्नल कंपनी के अंदर ही जोमेटो आती है। जोमेटो क्या है? एटर्नल की एक यूनिट है जो क्या करती है? फूड सप्लाई करती है। वहीं जोमेटो के बाद इन्होंने एक दूसरी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा ब्लिंकिट। ठीक है, ब्लिंकिट का क्या है? ब्लिंकिट का काम है कि डेली एसेंशियल कमोडिटीज जो होती हैं आपकी, जैसे आपको सब्जी मंगानी है, टमाटर मंगाने हैं, या जो है आपको और भी बहुत सारे जो है घरेलू किचन के अप्लायंसेस हैं, सामान हैं, ये सारी चीज़ें जो है, फ्रूट्स मंगाने हैं आपको, जो डेली कमोडिटीज होती हैं, उसके लिए इन्होंने ब्लिंकिट स्टार्ट किया और 10 मिनट में सर्विस देने का वादा किया। 8 मिनट में, 10 मिनट में, जो भी है आप करके देख लेना। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने की। तो उसके बाद जो है अब अगर देखा जाए, एक इन्होंने जो है हाइपरक्योर नाम का एक और चलाया। हाइपरक्योर जो था आपका, उसकी अगर हम बात करें, हाइपरक्योर भी एटर्नल के अंदर ही इन्होंने चलाया हुआ है। उसमें क्या है कि दीपेंद्र गोयल की जो कंपनी है हाइपरक्योर, वो जो आपका होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट को कंट्रोल करता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति को, किसी रिटेलर को एकदम से सामान बुक करना है और सामान सारा होलसेल रेट में मंगाना है, तो सीधे उसमें सारी चीज़ें जो है आप डाल दो, उसमें उसका प्राइजेज और जो भी आपको कंपैरिजन करना है, सारी चीज़ें करके उसमें मंगा सकते हैं। तो ये ऐसे जो है दीपेंद्र गोयल साहब की अगर हम बात करें तो ये टॉप पे हैं फिलहाल। कहाँ पे हैं? टॉप पे हैं। और इनका टोटल जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज हुआ है इस वर्ष में 27%, रीचिंग अप्रोक्सीमेटली, और 3.2 लाख करोड़ तक जो है इनका ये बढ़ गया है अभी। ठीक है, तो ये आते हैं। फिर उसके बाद अगर देखे जाए तो डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट शो द वैल्यूएशन डेक्लाइन 13%, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़। तो इसमें जो है ये इनका डिवैल्यूएट हुआ, एक तरीके से वैल्यूएशन डेक्लाइन हुआ है 3 लाख पर करोड़ में। उसके बाद आते हैं आपके राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल। ठीक है, तो राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल जो है वो आप जानते ही हैं कि इंडिगो एविएशन है। इंडिगो एविएशन जानते ही हैं। इंडिगो एविएशन का मुख्य कार्य क्या है? ये एयरलाइंस कंपनी है। ठीक है, यात्रियों सहित सामान लेना लाना और हवाई भाड़े का काम है इनका एक तरीके का, यानी जो है एयर टिकट वगैरह बेचना, ये सारी चीज़ें होती है। तो इनकी भी अगर बात करें तो ये भी टॉप सेकंड लेवल पे आते हैं और 2.2 लाख करोड़ जो है इनकी अगर देखा जाए थर्ड पे आते हैं। हालांकि डी मार्ट दूसरे पे है डेक्लाइन होने के बाद भी, लेकिन फिर भी इनका जो है टोटल जो अप्रोक्सीमेटली नेटवर्थ है वो अगर देखा जाए वो 3 लाख करोड़ का है। उसके बाद आता है रोजर पे, जेरोदा, ड्रीम 11, इनके जो फाउंडर हैं। ठीक है, तो फाउंडर्स ऑफ रोजर पे, जेरोदा एंड ड्रीम 11 हु प्रीवियसली ऑक्युपाइड टॉप पोजीशन ड्रॉप्ड आउट ऑफ द टॉप 10 इन 2025। तो ये क्योंकि टॉप पे रहती थी एवरी ईयर आपकी रोजर पे और जी आपका जेरोदा और ड्रीम 11। ठीक है, इन कंपनी के मालिक जो है एक ही हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पहले जब टॉप पे आती थी, अब ये जो है टॉप 10 में भी नहीं है। ये भी एक छोटी सी न्यूज़ आपको याद रखनी है। लेकिन हम फिर आते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके पीयूष बंसल। ठीक है, पीयूष बंसल की अगर हम बात करें, ये लेंसकार्ट एक जो है आपकी स्पेक्स बनाने की कंपनी है, यानी वो चश्मे बनाती है, चश्मे के लेंस बनाती है और आपके जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं सारी चीज़ें बनाती हैं। तो ये लेंसकार्ट का काम क्या है कि लेंसकार्ट जो है ये मल्टी ऑफिस प्रोवाइड करती है आपको, मल्टी स्टोर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मल्टी जो है आपको देखा जाए तो अलग अलग जगह, माने कि आप लेंसकार्ट में एक जगह एक बार अगर आप मेंबर बन जाते हैं तो किसी भी सिटी में जाके आप अपना जो टेस्ट है वो मल्टी पैलेसेस पे करा सकते हैं। तो ये मल्टी सिटी में है एक तरीके से देखा जाए। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये भी जो है
70,236 करोड़ के साथ लगभग 8.4 US बिलियन डॉलर इन्होंने वर्ष 2025 के अंत तक जो है वो अपनी नेटवर्थ बनाई है। तो ये भी इस लिस्ट में आते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम उसके बाद करते हैं RBI रिलीज रिपोर्ट ऑन द ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2025, ठीक है। तो इसमें RBI की अगर हम बात करें तो RBI ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया 2024 एंड 25 ऑन 29 दिसंबर 2025 को इन्होंने ये जारी की है। और इन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो कहती है कि वर्ष 2024 और 25 में जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब है जो बैंक RBI के अंडर या RBI के सुपरविजन में या RBI से जो है रजिस्टर्ड काम करते हैं उनको शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। चाहे उसमें सारे बैंक आ जाते हैं टोटल आपके, उसमें कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, नेशनलाइज या बिना नेशनलाइज, सारे आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक ने इन्होंने कहा है कि शेड्यूल्ड बैंक ने कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको बढ़ाया है वर्ष 2024-25 के लिए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही कहा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है नीति आयोग का, फिर से जो है आपका न्यूज आ जाता है, नीति आयोग लॉन्च 5th एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली, यानी जो है इसने अगर देखा जाए तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर सुमन बेरी लॉन्च द 5th एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली, यानी TVQ जो है ये हर जो है क्वार्टरली यानी हर तिमाही में जो है 1 सेकेंड हर तिमाही में जो है ये करते हैं, ठीक है। द रिपोर्ट कवर डेवलपमेंट अप टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2025-26, इसमें 2025-26 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो भी इसमें जो है रिपोर्ट में कवर किया गया है। और ये कहती क्या है, इन्होंने एनालिटिकल एक असेसमेंट दिया है इसमें इंडिया ट्रेड का परफॉर्मेंस का। तो इसमें इस फोकस रखा गया एक्सपोर्ट ग्रोथ पर, डिमांड ट्रेंड्स जो है और इंपोर्ट जो है डायनेमिक्स एंड इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ओके 1 सेकेंड, ये हुआ। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है ये ICJS 2.0 उत्तराखंड पुलिस SDRF अवार्ड फॉर एक्सलेंस। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं रखना है कि उत्तराखंड पुलिस ने ICJS 2.0 में जो SDRF अवार्ड है, SDRF क्या होता है, एक बचाव दल होता है, जैसे नेशनल डिसास्टर के लिए यानी केंद्रीय डिसास्टर के लिए NDRF होती है, वहीं स्टेट के किसी डिसास्टर के लिए SDRF यानी स्टेट डिसास्टर रिलीफ जो है फोर्स होती है। ये एक जो है बचाव दल होता है, इसने ये अवार्ड जीता है। बस इसमें ज़्यादा कुछ जो है आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ही जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद नीति आयोग ने जो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है FHI 2024 की जो है वो रिपोर्ट की है। वो कहेंगे 2024 का, 2024 वाली 26 को की है, ठीक है। 14 जनवरी 2026 को इन्होंने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2024 का 2nd एडिशन जो है वो इसमें जारी किया है। द इंडेक्स इवेल्युएटेड द फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ 18 मेजर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और इसमें अगर हम बात करें, द इंडेक्स एम्स टू सपोर्ट द विजन ऑफ विकसित भारत एट द रेट 2047। और ये जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं क्या करेगी, जो विकसित भारत का जो विजन है उसको सपोर्ट करेगी। सो गाइज आज की जो क्लास है उसको यहीं रोकते हैं। और हमारा जो मैंने बताया कि अब ये सीरीज जो करंट अफेयर्स की चल रही है, ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी आगे। और इसमें जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर्स में हम क्या करेंगे, हम सेगमेंट वाइज लेंगे। जैसे रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस अभी चल रहा है, अब जो लेक्चर चलेंगे 1 2 3 या ये तो ये 1 पार्ट में हो जाए, 3 पार्ट में हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे क्या है कि आपको भी प्रिपरेशन करने में बहुत सारी आसानी रहेगी। आपको जो है अलग अलग अपना जो है माइंड डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डाइवर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको इंडेक्सेस ही देखनी है या रिपोर्ट्स ही देखनी है तो आपको बस ये सीरीज के 1 2 या 3 लेक्चर आपने देखने, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेगमेंट छोटे होते हैं, उनमें एक ही लेक्चर में कवर हो जाता है। कुछ अब ये इंडेक्सेस वाला जो है ये सेगमेंट थोड़ा बड़ा होता है, तो इसमें आपके 3 लेक्चर भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे कि सब ये कवर करने वाले हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।